लास्ट वीडियो में हमने जाना फोटोशॉप के फाइल मेन्यू के बारे में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोशॉप के एडिट मेन्यू के बारे में। फोटोशॉप के एडिट मेन्यू में काफी सारे फंक्शंस दिए गए हैं, किस फंक्शन का क्या काम है और किस फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप मेन्यूज में सेकंड मेन्यू है एडिट मेन्यू। इसमें काफी सारे फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर डिसेबल्ड हैं क्योंकि यहाँ अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट या कोई इमेज नहीं है काम करने के लिए। तो पहले यहाँ पर हम एक इमेज डालेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं फोटोशॉप को मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से एक इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब देखिए इमेज यहाँ पर आ गई है। अब इसमें यहाँ पर मैं एक शेप डाल लेता हूँ। मैं रेक्टेंगल यहाँ पर ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया। अब इस रेक्टेंगल में मैं एक कलर दे देता हूँ। यहाँ लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको एक कलर दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लू कलर दे दिया है। अब यहाँ एडिट मेन्यू में जाएंगे तो आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन है अंडू। ये एक्टिवेट हो चुका है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Z। अंडू से हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आपने देखा, मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उसमें कलर चेंज किया। तो मेरा रेक्टेंगल लेना एक स्टेप था और उस रेक्टेंगल में कलर फिल करना ये अगला स्टेप था। तो अगर हमें अपने पिछले स्टेप पर जाना है तो हम एडिट में जाएंगे, अंडू पर क्लिक करेंगे या Ctrl+Z प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। इसी तरह से एडिट में जाएंगे तो अब अंडू की जगह रेडो आ जाएगा। इसका शॉर्टकट भी Ctrl+Z है। इससे हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल लिया था और कलर फिल किया था, तो Ctrl+Z करके हम पीछे आ गए, रेक्टेंगल लेने पर आ गए। अब हम आगे जाना चाहते हैं, जो मैंने कलर फिल किया था, तो फिर रेडो करेंगे या फिर Ctrl+Z प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे। तो एडिट मेन्यू में सबसे पहले होता है अंडू और रीडू। इसका काम होता है एक स्टेप आगे जाना और रेडो का काम होता है एक स्टेप पीछे आना। इसके बाद नीचे है स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड। ये भी सेम अंडू और रीडू की तरह काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं कुछ और कर लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं एक और शेप ले लेता हूँ। ये शेप मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी यहाँ आप जो भी काम करेंगे उसमें आप एक स्टेप आगे या पीछे जा सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक शेप ली और लेयर पर डबल क्लिक करके यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर दे दिया है। अब एडिट मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टेप बैकवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है कि एक स्टेप पीछे जाना। तो इसका शॉर्टकट है Alt+Ctrl+Z। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए एक स्टेप हम पीछे आ गए हैं। जो मैंने रेड कलर फिल किया था उससे हम एक स्टेप पीछे आ गए हैं। अभी यहाँ एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर स्टेप फॉरवर्ड का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो चुका है। इससे हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Shift+Ctrl+Z। मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर रेड कलर फिल हो गया, मतलब हम अपने अगले स्टेप में आ चुके हैं। तो यहाँ पर समझने वाली चीज यही है कि अंडू से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, रेडू से हम एक स्टेप आगे जाते हैं। इसी तरह से स्टेप फॉरवर्ड से हम एक स्टेप आगे जाते हैं, जबकि स्टेप बैकवर्ड से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। तो अब यहाँ आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब हम अंडू से भी पीछे जाते हैं और स्टेप बैकवर्ड से भी पीछे जाते हैं तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए फर्क यहाँ पर यह है कि अंडू से आप सिर्फ एक स्टेप पीछे जाते हैं, जबकि स्टेप बैकवर्ड से आप जितनी बार चाहे पीछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक टूल लिया और फिर मैंने यहाँ पर इसको एक कलर दे दिया। अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टूल लिया और मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया। टेक्स्ट को यहाँ पर मैंने छोटा किया और उठा करके मैंने यहाँ सर्कल में रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक और शेप ली और मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। इसमें भी मैंने यहाँ पर एक कलर दे दिया। अब यहाँ पर देखिए एडिट में हम जाएंगे तो अंडू पर क्लिक करके आप एक स्टेप बैक आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो रेडू का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब अब आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। अब आप और पीछे नहीं जा सकते। जबकि स्टेप बैकवर्ड में क्या होगा कि जितनी बार भी आप स्टेप बैकवर्ड करेंगे उतना ही पीछे आप जाते रहेंगे। आप देखिए जितने भी काम हमने किए हैं सब मिटते जा रहे हैं, मतलब हम पीछे जा रहे हैं। तो ये फर्क होता है अंडू और स्टेप बैकवर्ड में, रेडू और स्टेप फॉरवर्ड में। इसके बाद यहाँ पर एडिट मेन्यू में ऑप्शन है फेड का। फेड से क्या होता है कि हम किसी भी टूल की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने ब्लर टूल लिया
और इसके बाद यहाँ मैंने बैकग्राउंड चूज किया। अभी यहाँ पर मैं इसके डायमीटर को छोटा कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं किसी चीज को ब्लर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी आई को ब्लर कर दिया है। तो अब ये जो मैंने ब्लर किया है, इस टूल की ओपेसिटी को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए यहाँ पर फेड का ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये एक्टिवेट हो चुका है और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। आप यहाँ इस पर एक बार क्लिक करेंगे या शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए डायमीटर आ गया है। आप यहाँ इसकी ओपेसिटी को जितना चाहे कम कर सकते हैं और जितना चाहे आप ज्यादा कर सकते हैं। इस चीज को मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर मैंने रेजर टूल लिया है। अब रेजर की यहाँ पर मैं डायमीटर को छोटा कर देता हूं और यहाँ से मैं रेज कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर रेजर से मैंने रेज कर दिया है। तो यहाँ एडिट में जाएंगे, फेड में जाएंगे, तो यहाँ से हम रेजर की ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ओपेसिटी कम हो गई है, अभी और भी कम कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये काम होता है फेड का कि आप किसी भी टूल से जब कोई यहाँ पर एक्शन लेते हैं तो आप उसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेस्ट। आपने जो कट किया है या कॉपी किया है या कॉपी मर्ज किया है, उसको आप किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस वी करेंगे, वो पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं मार्की टूल एक्टिवेट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट में जाऊंगा, इसको मैंने कट किया, अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं। एडिट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पेस्ट हो चुका है। अब इसको उठा करके हम कहीं भी रख सकते हैं, मतलब यहाँ से कट होके अब ये यहाँ पर आ चुका है और इसको हम कहीं भी अपनी इमेज में रख सकते हैं। इसी तरह से एडिट में जाएंगे, कॉपी है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया मार्की टूल से, यहाँ पर बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट किया, एडिट में गए, कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से क्या होगा, इसकी एक कॉपी बन गई है और यहाँ से कट भी नहीं हुआ है। तो अब इस कॉपी को हम कहीं भी रख सकते हैं। इसी तरह से कॉपी मर्ज्ड है, काफी सारे लेयर्स हैं यहाँ पर, लेकिन हमने सबको यहाँ पर सिलेक्ट किया, एडिट में गए, कॉपी मर्ज्ड किया, इसके बाद यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो अब हम सभी लेयर्स की कॉपी को उठा करके एक साथ कहीं भी रख सकते हैं। तो ये फर्क होता है कट, कॉपी और कॉपी मर्ज में, कि कट में जो भी आप एरिया सिलेक्ट करते हैं वहां से कट हो जाता है और पेस्ट करके आप दूसरी जगह रख सकते हैं, जबकि कॉपी में जो आपने सिलेक्ट किया था वहां भी रहेगा और पेस्ट करने के बाद आप उसको दूसरी जगह भी रख सकते हैं। जबकि कॉपी मर्ज्ड में आप एक साथ कई सारी लेयर्स को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है पेस्ट इनटू। जैसे कि यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एम मार्की टूल और यहाँ एडिट में गए और यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट इनटू टूल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक अलग लेयर बन जाएगी। पेस्ट और पेस्ट इनटू में ये फर्क है कि जब आप पेस्ट करेंगे तो वो उसी लेयर में पेस्ट होगा जो भी आपने क्लिपबोर्ड में सेव किया हुआ था, जबकि पेस्ट इनटू में क्लिपबोर्ड में आपने जो भी सेव किया हुआ था वो एक अलग लेयर में पेस्ट होता है, मतलब एक अलग लेयर वहां पर बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक अलग लेयर बन गई है। ये चीज आप यहाँ लेयर डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि हमारे पास 5 लेयर थी, लेकिन अब यहाँ पर 6 लेयर हो चुकी है, क्योंकि ये पेस्ट इनटू करके यहाँ पर एक नई लेयर बन गई है। तो पेस्ट और पेस्ट इनटू में यही फर्क होता है कि क्लिपबोर्ड में जो भी डेटा हमने सेव किया हुआ है, पेस्ट पर क्लिक करके हम उसको सेम लेयर में डिस्प्ले करते हैं, जबकि पेस्ट इनटू में वो एक न्यू लेयर में डिस्प्ले होता है। इसके बाद यहाँ पर है क्लियर का ऑप्शन। आप किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए मार्की टूल लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडिट में जाएंगे, आप क्लियर पर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाकर के क्लियर करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है चेक स्पेलिंग का। उससे पहले यहाँ पर मैं जितनी भी हमने एडिटिंग की है उस सबको क्लियर कर देता हूँ। इस सारी एडिटिंग को क्लियर करने का एक ऑप्शन तो ये है कि एडिट में जाकर आप स्टेप बैकवर्ड करते रहेंगे और पीछे आ जाएंगे, या आप सिंपली यहाँ फाइल में जाएंगे और रिवर्ट पर क्लिक कर देंगे, तो जैसी इमेज आपने ली थी बिल्कुल वैसी ही ओरिजिनल इमेज यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है चेक स्पेलिंग का। स्पेलिंग चेक की जाएगी टेक्स्ट में, तो पहले यहाँ पर हम थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज एप्पल, ठीक है, और नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। अब इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ चेक स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें बताएगा कि हमारे टेक्स्ट में किस किस
वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है, गलत है, और फिर उसकी सही स्पेलिंग क्या है वो भी यहाँ पर ये बताएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा एप्पल, तो यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग क्या है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और चेंज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, ऑरेंज है, इसकी स्पेलिंग भी गलत है, सही स्पेलिंग क्या है ये है। तो यहाँ इसको भी हम चेंज पर क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक काफी बड़ा पैराग्राफ भी अगर यहाँ पर टाइप करें और सबको आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एडिट में जाकर चेक स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी स्पेलिंग सही है या गलत है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इन दोनों की स्पेलिंग खराब कर दी है। इसके बाद एडिट में जाएंगे, चेक स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आप चेंज ऑल पर क्लिक करके अपने पूरे पैराग्राफ के सभी वर्ड्स की स्पेलिंग को एक साथ ही चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ये भी टेक्स्ट में अप्लाई होता है। इस पर आप क्लिक करके आपने फोटोशॉप में जो भी एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें से आप किसी भी वर्ड को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ एप्पल, तो आप यहाँ फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए इसने फाइंड कर लिया है एप्पल। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो और भी जितने एप्पल होंगे वो सब यहाँ पर आते रहेंगे। तो ये काम होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, कि आप फोटोशॉप में लिखे गए अपने टेक्स्ट में किसी भी वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं और आप उसके बाद उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एप्पल लिखा, फाइंड पर क्लिक किया, एप्पल को इसने फाइंड कर लिया है। अब एप्पल को हम चेंज करना चाहते हैं मैंगो में, तो यहाँ पर हमने टाइप किया मैंगो और यहाँ चेंज पर क्लिक करेंगे तो देखिए एप्पल यहाँ मैंगो में चेंज हो चुका है। इसके बाद एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन है फिल। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पिक्चर में, प्रोजेक्ट में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं Ctrl+N एक यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। ये छोटा रह गया तो Ctrl+N और यहाँ पर हम अलग साइज का लेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें फिल करना है तो एडिट में जाएंगे, फिल पर क्लिक करेंगे। अब फिल में आप कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं? सबसे पहले है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड यहाँ पर जैसे कि व्हाइट लिया हुआ है, या फिर आप यहाँ पर फोरग्राउंड कलर चूज करेंगे। फोरग्राउंड कलर फोटोशॉप में ये होता है जो यहाँ पर शो होता है। अगर आप फोरग्राउंड कलर यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो आप चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ मोड आप चूज कर लेंगे, नॉर्मल रखना है, किस तरह का रखना है, काफी सारे मोड यहाँ पर दिए गए हैं। ओपेसिटी आप यहाँ से चूज कर लेंगे कलर की। इसके बाद ओके करेंगे तो कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। चलिए Ctrl+Z करके हम पीछे आ जाते हैं एक स्टेप। इसके बाद एडिट में जाएंगे, फिल पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। पैटर्न चूज करेंगे और यहाँ से आप एक चूज कर लेंगे कौन सा पैटर्न आप फिल करना चाहते हैं। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर पैटर्न फिल हो गया। Ctrl+Z अंडू, पीछे आ गए। इसके बाद फिल में जाएंगे तो यहाँ पर आप हिस्ट्री, ब्लैक, 50% ग्रे, व्हाइट, जो भी आप कलर यहाँ फिल करना चाहते हैं बस आप चूज करेंगे, ओके कर देंगे, वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन दिया गया है स्ट्रोक। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इससे आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को या सिलेक्टेड एरिया को बॉर्डर दे सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मार्की टूल ले लेता हूँ और इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस एरिया को मैं एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, आउटलाइन देना चाहता हूँ, तो एडिट में जाएंगे, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप चूज कर लेंगे आप कितना मोटा स्ट्रोक देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये 6 पिक्सल है, आप इसको बढ़ाकर 8 पिक्सल कर सकते हैं, 10 पिक्सल यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। कलर आप अपने स्ट्रोक का क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे कि ब्लू मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। लोकेशन आपके स्ट्रोक की क्या रहेगी, आप अंदर की तरफ देना चाहते हैं, सेंटर में देना चाहते हैं या आउटसाइड में देना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चूज करेंगे। मोड आप यहाँ से चूज कर लेंगे। काफी सारे मोड दिए गए हैं जैसे कि लाइटन, डार्कन, स्क्रीन, कलर डोज, आप यहाँ से कोई भी एक चूज करेंगे। हम नॉर्मल रखेंगे। ओपेसिटी क्या रहनी चाहिए आपके स्ट्रोक की, वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। हम इसको 100% रखेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रोक आ चुका है। तो इस तरह का बॉर्डर देने के लिए, आउटलाइन देने के लिए यूज किया जाता है एडिट मेन्यू में स्ट्रोक का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को मैं एक स्ट्रोक देना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं इस टेक्स्ट को फिल्टर में जाकर के, ब्रश स्ट्रोक में जाकर के, क्रॉस में जाकर के चेंज कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट में। जब हम यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि टेक्स्ट को एक बॉर्डर दिया गया होता है, तो वो स्ट्रोक से ही दिया जाता है। एडिट मेन्यू में जाएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और किस कलर का स्ट्रोक देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे।
इसके बाद आप यहाँ कहाँ देना चाहते हैं, इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड चूज करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रोक अप्लाई हो गया है इस टेक्स्ट पर। इसी तरह से स्ट्रोक को आप सेंटर में भी दे सकते हैं और इनसाइड में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, डेस्कटॉप से यहाँ पर मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब इमेज यहाँ पर आ गई है, इस इमेज को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इस इमेज को हम एक बॉर्डर देना चाहते हैं जो कि मोस्टली पासपोर्ट साइज फोटोज में दिया जाता है। तो हम यहाँ एडिट में आएंगे, स्ट्रोक में जाएंगे, किस कलर का आप स्ट्रोक देना चाहते हैं चूज करेंगे। यहाँ पर आप विथ चूज कर लेंगे, जैसे कि मैं 5 पिक्सल चूज कर लेता हूँ, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर इमेज में आ चुका है। तो ये काम होता है स्ट्रोक का कि आप अपने सिलेक्टेड एरिया को, टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रोक, एक आउटलाइन, एक बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बाद आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। ये काफी यूजेबल फंक्शन है और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+T। या तो आप इस पर क्लिक करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म, या आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+T। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया हुआ था उसमें फ्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप अपनी इमेज को जिस तरह से चाहे, छोटा बड़ा, उसकी लेंथ विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं और आप किसी भी तरह से उसको रोटेट कर सकते हैं। आप उसको वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी शेप थोड़ी खराब हो गई है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉक वाला बटन क्लिक करेंगे। लॉक पर क्लिक करेंगे तो अब हम इसको कितना भी छोटा बड़ा करें, इसकी शेप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से जब भी आप किसी को सिलेक्ट करें, जैसे कि यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+T प्रेस करेंगे तो इसके बाद आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ लॉक लगा देंगे तो इसके बाद इसकी शेप भी खराब नहीं होगी। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये चारों तरफ से बिल्कुल बराबर बढ़ेगा। तो ये काम होता है फ्री ट्रांसफॉर्म का और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप किसी ऑब्जेक्ट का साइज, किसी टेक्स्ट का साइज इससे कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ और इसके बाद मैंने इसको ओके किया और यहाँ एडिट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+T प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे आप इसका साइज यहाँ पर इस तरीके से कम या ज्यादा कर सकते हैं। लॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद इसका साइज इसकी शेप के हिसाब से ही कम ज्यादा होगा, इसकी शेप खराब नहीं होगी। इसी तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। यहाँ से ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफॉर्म का। फ्री ट्रांसफॉर्म में जितने भी फीचर्स दिए गए हैं, ट्रांसफॉर्म में वही फीचर्स सब अलग अलग करके दिए गए हैं। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करें और यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाकर अगेन पर क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम आपने जो भी ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया था, अगेन पर क्लिक करते ही वही अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, स्केल, आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे आप उसको स्केल कर सकते हैं, छोटा या बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एडिट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर ऑप्शन है रोटेट का, रोटेट पर क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। मतलब वही सब ऑप्शन जो आप Ctrl+T या फ्री ट्रांसफॉर्म में कर सकते थे, यहाँ ट्रांसफॉर्म में अलग अलग करके आपको दे दिए गए हैं। स्क्यू पर क्लिक करके आप स्क्यू कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप स्क्यू कर सकते हैं। और एडिट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर डिस्टॉर्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डिफाइन ब्रश का, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नेम देंगे, ओके करेंगे तो आपकी जो पूरी इमेज है ये एक ब्रश बनकर सेव हो जाएगी और फिर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में या दूसरी इमेज में इसको एज ए ब्रश यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एडिट में यहाँ डिफाइन पैटर्न का है, आप अपनी इस इमेज को एक पैटर्न भी बना सकते हैं। यहाँ मैं ओके कर दूंगा तो आप पैटर्न में जाकर के देख सकते हैं ये पैटर्न बन चुकी है। यहाँ पर देखिए पैटर्न बन चुकी है और आप अपने किसी नए प्रोजेक्ट में, नई इमेज में इसको एज ए पैटर्न भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप अलग अलग पैटर्न्स और ब्रश खुद से बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप कस्टम शेप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ, एक्लिप्स से यहाँ पर मैंने लिया और इसमें यहाँ पर मैं एक कलर दे देता हूँ, रेड कलर दे दिया। अब आप यहाँ पर जाएंगे एडिट में और यहाँ डिफाइन कस्टम शेप पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी खुद की एक शेप बन गई है। आप इसका एक नाम देंगे, ओके करेंगे तो ये आपको यहाँ शेप टूल में मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको अपने नए प्रोजेक्ट में या नई इमेजेस में यूज कर सकते हैं। तो एडिट में यहाँ पर डिफाइन ब्रश, डिफाइन पैटर्न और डिफाइन कस्टम शेप से आप अलग अलग तरह के ब्रश, पैटर्न
और शेप्स बनाकर अपने फोटोशॉप में सेव कर सकते हैं, जो आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या इमेज में यूज कर सकते हैं। इसके बाद एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन दिया गया है पर्ज। पर्ज एक हॉलीवुड मूवी भी थी जिसके काफी सारे पार्ट्स आए थे और ये काफी बढ़िया मूवी थी। मैंने सारे पार्ट्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग ये मूवी देख सकते हैं। Amazon प्राइम में इसके सारे पार्ट्स हिंदी में दिए गए हैं। तो इस मूवी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों में काफी स्ट्रेस होता है, गुस्सा होता है, एक दूसरे से वो बदला लेना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो मर्डर करना चाहते हैं, कुछ लोग लूट करना चाहते हैं, डकैती करना चाहते हैं, मारपीट करना चाहते हैं, लेकिन कानून की वजह से वो लोग ये काम नहीं कर पाते। जैसे कि मैं किसी का मर्डर करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने किसी का मर्डर किया तो मेरे ऊपर सेक्शन 302 लग जाएगा और मुझे सजा मिलेगी। इसी तरह से चोरी करना, लूट करना, ये सारे काम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कानून से बंधे हुए हैं। अगर करेंगे तो कानून सजा देगा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने डिसाइड किया कि पूरे साल में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन कोई भी क्राइम नहीं रहेगा, सारे क्राइम लीगल हो जाएंगे। मतलब आप उस दिन किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, आप लूट कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो क्राइम नहीं होगा। तो पर्ज वाले दिन शाम में एक सायरन बजता और उसके बाद से सारे क्राइम लीगल हो जाते थे। तो उसमें कोई भी किसी का मर्डर कर सकता था, किसी को मार सकता था, लूट चोरी डकैती कुछ भी कर सकता था, जिससे उसके अंदर का सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। अगले दिन अलार्म बजता था और पर्ज खत्म हो जाता था। इसके बाद से सारे काम जितने भी क्राइम थे वो लीगल नहीं रहते थे। तो बेसिकली पर्ज का कॉन्सेप्ट ये था कि इंसान के अंदर जो स्ट्रेस है, जो भारीपन है, वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो वही ऑप्शन यहाँ एडिट में फोटोशॉप में दिया गया है, पर्ज। जब आप कोई इमेज लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उसमें आप बहुत सारे कॉपी कट करते हैं तो क्लिप बोर्ड आपका भर जाता है। आप बहुत सारे फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, लेयर्स लेते हैं, तो आपकी हिस्ट्री यहाँ पर फुल हो जाती है। तो इन्हीं चीजों को पर्ज करने के लिए, फोटोशॉप के इसी बोझ को, इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पर्ज का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप ऑल पर क्लिक करके यहाँ सारे क्लिपबोर्ड को, हिस्ट्रीज को खत्म कर सकते हैं। ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पर्ज हो गया है और फोटोशॉप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, बोझ इसका बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आप यहाँ Ctrl+V करेंगे पेस्ट करने के लिए, तो कुछ भी पेस्ट नहीं होगा क्योंकि हम सब क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद से हम फिर से नए काम करेंगे, यहाँ पर फिर से कट कॉपी करेंगे, फिर से हिस्ट्री करेंगे, तो फिर से यहाँ पर सब कुछ फुल हो जाएगा और फिर से आप यहाँ एडिट में जाएंगे और पर्ज करेंगे तो ये फिर से शुद्ध हो जाएगा। तो पर्ज मतलब शुद्धिकरण। इसके बाद एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन दिया गया है कलर सेटिंग्स का, जिसका शॉर्टकट है Shift+Ctrl+K। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर की सेटिंग कर सकते हैं। ये काफी एडवांस लेवल का ऑप्शन है। यहाँ से आप कलर सही कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में, और ये क्योंकि एडवांस है तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इसको डिटेल्स में समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझिए कि कलर सेटिंग में आप अपने फोटोशॉप के कलर्स को सही कर सकते हैं। इसके बाद एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन दिया गया है प्रीसेट मैनेजर का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने टूल्स के प्रीसेट्स को मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ किसी भी प्रीसेट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, या आप यहाँ और भी प्रीसेट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्रश है, ब्रश में इतने सारे प्रीसेट्स दिए जाते हैं, लेकिन आप किसी को भी यहाँ पर सिलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोड पर क्लिक करके यहाँ और भी प्रीसेट्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर स्टाइल पैटर्न है, पैटर्न आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या किसी भी पैटर्न को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये पैटर्न ऐड किया था तो यहाँ डिलीट पर क्लिक करके हम इस पैटर्न को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर टूल्स हैं काफी सारे, इन टूल्स को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से किसी भी टूल का नाम रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जनरल सेटिंग है, इसमें आप कलर पिकर में किस तरह का कलर पिकर आप यूज करना चाहते हैं, एडोब का अपना या फिर विंडोज का अपना, ये आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जनरल में हम चूज कर लेंगे फाइल हैंडलिंग, तो इसमें इमेज प्रीव्यू में आप ऑलवेज सेव चूज करना चाहते हैं या सेव करने से पहले आप पूछना चाहते हैं। फाइल एक्सटेंशन में आप लोअर केस यूज करना चाहते हैं या फिर अपर केस यूज करना चाहते हैं। इसी तरह से डिस्प्ले एंड कर्सर में आप किस तरह का कर्सर यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह की काफी सारी सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ खुद से देख सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी सेटिंग आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी सेटिंग्स हैं फोटोशॉप में वो काफी अच्छी हैं, लेकिन अगर आप फोटोशॉप के एडवांस लेवल के यूजर हैं तब आप यहाँ पर छेड़खानी कर सकते हैं। तो ये है फोटोशॉप का एडिट मेन्यू और ये है इसके फंक्शंस।
और मैंने आपको काफी डिटेल्स में बता दिया है कि किस फंक्शन का क्या यूज होता है और उसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।